नमस्कार छात्रों, मैं संगीता धदवड़ आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने संज्ञा, विशेषण इनके बारे में पिछले वीडियो में देखा है। आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया ये घटक देखने जा रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कौन कौन से भेद है इसके बारे में हम जानेंगे। क्रिया आप सबको पता है, खेलना, उठना, बैठना, कूदना, ये सब क्रिया है। मतलब जो हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो इसी क्रिया के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम उसके भेद जानेंगे। क्रिया, इसकी परिभाषा है जिस शब्द से कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने से क्रिया का रूप बदल जाता है। उदाहरणार्थ, मैं उस मीनार पर बैठूंगा। तो यहाँ पर बैठूंगा ये जो है मूल जो है ये शब्द है बैठना, लेकिन यहाँ पर कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया में बदलाव हुआ है। तो क्रिया जो है, तो यहाँ पर बैठूंगा इस शब्द से हमें क्या पता होता है कि यह मैं यानी उस मीनार पर चढ़ने की क्रिया बैठने की क्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर मतलब बैठना इस शब्द को यहाँ प्रत्यय जोड़कर ये क्रिया बनाई गई है। अब हम क्रिया के प्रकार देखेंगे। क्रिया के प्रकार है सकर्मक, आकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। इन सभी क्रियाओं के जो प्रकार है वह एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा, यदि क्रिया में कर्म पाया जाता है उस क्रिया सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, किसान हल जोतता है, दूसरा है शाम बांसुरी बजाता है। यहाँ पर देखो, किसान हल जोतता है, तो यहाँ पर हल, किसान क्या करता है, हल जोतता है। यानी किसान जो यहाँ पर कर्म यानी काम कर रहा है वह हल जोतने का। दूसरे वाक्य में शाम बांसुरी बजाता है, क्या करता है, बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पर क्या, कैसे, इस तरह से अगर हम सवाल पूछते हैं तो यहाँ हमें कर्म मिलता है। तो ये क्रिया जो है ये सकर्मक क्रिया कहलाई जाती है। अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा है, यदि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो और जिस क्रिया में कर्म ना हो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, क्रिया के व्यापार का फल कहाँ पर पड़ता है, कर्ता पर, और जिस क्रिया में कर्म ही ना हो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। उदाहरणार्थ, महेश जोर जोर से हंसता है। तो यहाँ पर देखो, महेश क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो यहाँ पर हंसना ये जो है ये क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं। तो यहाँ पर हंसना ये जो है क्रिया पर इसका फर्क पड़ता है। कोलंबस बड़ा होता गया, होता गया, तो यहाँ पर इसका भी फल कहाँ पर पड़ा है, क्रिया पर, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। तीसरा है संयुक्त क्रिया। परिभाषा, कार्य को पूरा करने के लिए जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं
तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब हमें कोई कार्य पूरा करना है, लेकिन वाक्य जो है, वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है, तब हम उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को मार डाला। यहाँ पर देखो, मारना और डालना ये दोनों क्रिया है। राम ने रावण को क्या किया? मारना, तो मार डाला, तो दो क्रियाएं यहाँ पर आई है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। करामत और ज्ञान सिंह एक ही विभाग में काम करते थे। काम और करना ये दोनों ही क्रिया है, तो यहाँ पर एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया जब आती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। परिभाषा: जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी अन्य की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बेटी से खाना पकवाया। अब यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं कि यहाँ दो कर्ता है, कौन कौन से? माँ और बेटी। लेकिन क्रिया कौन सी हुई है? खाना पकवाया, यानी पकाने की। मूल जो है वह पकाया। तो यहाँ पर माँ ने बेटी से, तो यहाँ माँ बेटी के लिए प्रेरणा देने वाली हुई, यानी प्रेरणा उसने दी है। किस लिए? खाना पकवाने के लिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम: सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मूल क्रिया जो होती है, यहाँ पर है मूल क्रिया पढ़ना। उसका प्रथम प्रेरणार्थक मतलब वाक्य के अनुसार उसमें बदलाव हो जाते। प्रथम प्रेरणार्थक है पढ़ाना, तो ज़्यादातर ना प्रत्यय आने के बाद, मतलब मूल क्रिया को ना अगर प्रत्यय आ जाए, पढ़ाना, तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक में पढ़वाना, तो वाना वगैरह जैसे शब्द आ जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर हमें प्रेरणार्थक क्रिया में कभी कभी आपको वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक का वाक्य दिया जाएगा और उसमें से वह पहचान कर आपको लिखना होगा कि ये क्रिया प्रथम है या द्वितीय है। या कभी कभी आपको मूल क्रिया दी जाएगी और उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी पूछा जा सकता है। पांचवा है सहायक क्रिया। परिभाषा: मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बिल्ली को मार डाला। देखो, अब यहाँ पर हमें क्रिया, कौन सी क्रिया है? उसने बिल्ली को मार, यानी मारने की क्रिया। लेकिन यहाँ पर मार, इससे क्रिया पूरी नहीं हो जाती, तो हमें और एक क्रिया की सहायता यहाँ पर लेनी पड़ी। कौन से? डालना। तो यहाँ पर उसने बिल्ली को मार डाला, तो मारना और डालना ये दो क्रियाएं यहाँ पर आई, लेकिन मारने से शब्द पूरा नहीं होता, इसलिए हमने डाला ये भी क्रिया जो है ये यहाँ पर लगवाई है। तो ये इसलिए मुख्य क्रिया को सहायक करने वाला एक जो क्रियापद है डाल, यानी मूल जो है वह है डालना, तो यहाँ पर इसलिए सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। क्रियाओं में आना, जाना, खाना और देखना मुख्य क्रिया है। उदाहरणार्थ, बच्चे रेत में खेलने लगे। तो यहाँ पर बच्चे रेत में खेलने क्रिया पूरी होती है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या किया है? हमने लगे, ये एक क्रिया जोड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर मुख्य क्रिया को हम उसकी सहायता करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए और एक क्रियापद की आवश्यकता यहाँ पर हमें होती है, क्रिया की आवश्यकता। ज़्यादातर आपको यहाँ पर सहायक क्रिया जो है परीक्षा में आपको वाक्य दिया जाएगा और उसमें से सहायक क्रिया आपको पहचाननी होगी और उसकी मूल क्रिया भी लिखनी होगी, यानी कि लगे, लगना। तो यहाँ पर या फिर आपको सहायक क्रिया बताई जाएगी
और उस पर आधारित आपको वाक्य बनाना होगा। छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको क्रिया की परिभाषा, उसके भेद, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, सहायक, इनकी परिभाषा और उदाहरण भी यहाँ पर दिए हैं। ये सारा जो क्रिया और क्रिया के जो भेद है उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण आप अपने कॉपी में लिखिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर वीडियो को रुकवा कर आप अच्छी तरह से ये लिख सकते हैं। धन्यवाद।